Hello everyone, welcome to the second session of the theory of demand concept from NCERT जो हमने पढ़ा था and this is जैसे हमने लास्ट क्लास में भी हमने कवर करा था, हमने क्लियरली ये बोला है कि यार ये जो आपको हम सेशन जो हम करा रहे हैं this is mainly important for the upcoming EPFO examination as well as for SEBI examination। तो भाई ये सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास लास्ट संडे हुई थी, हमने प्रीमियर करा था उस क्लास को। थोड़ा सा स्केड्यूल मेरा इस तरीके से रहता है, आई कांट बी रेगुलर, सो आई एम पुटिंग अप सम सेशंस फॉर यूपीएससी ईपीएफओ बिकॉज ऑफ इस लॉकडाउन की वजह से आई हैव सम एक्स्ट्रा टाइम वेयर आई एम वर्किंग ऑन द कंटेंट पार्ट टू हेल्प यू और टू गाइड यू with respect to economics. So thank you for the response. It was a good response from your side. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यार मैं इस वीडियो के लिंक में इस टैग कर दिया है पुराने वीडियो भी, और आज का सेशन भी हम शुरू करते हैं। स्पेशली अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो थोड़ा सा कनेक्शन है यार, मतलब दिस इज द सेकंड क्लास और मैंने लास्ट क्लास में भी यही बोला था कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो फिर हम समझने की बात करेंगे। we'll talk about the concepts, we'll talk about the understanding। आपको समझना पड़ेगा तभी इकोनॉमिक्स पल्ले पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो रट के काम होगा, नहीं होने वाला। तो चलिए इसी थीम के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था डिमांड के बारे में, टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में, देन हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रादर देन सेइंग टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने सेशन को जैसे जैसे हम एंड कर रहे थे हमने पढ़ा था कि डिमांड कब बढ़ती है या एक्सपेंशन कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, और साथ ही साथ फिर हम लोगों ने पढ़ा था मूवमेंट एज वेल एज शिफ्ट। शिफ्ट पे मैंने अपनी क्लास खत्म करी थी और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, देखिए वी आर डूइंग इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ, मैं तो नीचे हूँ इसमें, बट अगर बाई चांस कंटेंट में हमारा इमेज आ जाता है तो डोंट वरी, ये पीडीएफ आपको बैंकर्स अड्डा पे मिलेगा। और अगर नहीं मिल पाता है तो यार मुझे मेल कर देना। माय आईडी इज, यू कैन मेल मी, माय आईडी इज blogger@adda247.com। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन को हम शुरू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो किसी भी वस्तु की जो डिमांड है, जो मांग है, वो घटेगी, या अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब प्राइस और डिमांड में होता है इनवर्स, मतलब ऑपोजिट रिलेशन। ठीक है, और हमने एक केस भी पढ़ा था ग्रिफिन गुड का, जहां पे हमने बोला था ऐसा नहीं है, अगर हम किसी ऑक्शन में हैं या कोई एंटीक पीसेस है वहां पे उल्टा चलता है एकदम, या बहुत ही कीमती बहुत ही प्रेशियस चीज है, अनोखी चीज है जो कहीं और है ही नहीं, तो उसमें उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें प्राइस जैसे जैसे बढ़ते हैं डिमांड वैसे वैसे बढ़ती है, वो होता है गिफिन गुड्स। ठीक है, ये हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। तो बेसिकली बच्चों इलास्टिसिटी क्या होता है, अभी हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, या प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगा। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी ये बताता है कि कितने से, बस इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी क्या है कि वो कहते हैं कि अगर एक लेट्स से ये पेन टैब है, अगर पेन टैब की प्राइस जो है वो 10% से बढ़ रही है तो इसकी डिमांड कितने परसेंट से घटेगी? ये जो रेशियो होता है कि कितना परसेंटेज चेंज से कितना डिमांड में चेंज होगा, इस चेंज को, इसको हम कहते हैं क्या? इलास्टिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ये होता है आपका इलास्टिसिटी। समझ में आया?
अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको पढ़ते हैं। द डिमांड फॉर अ गुड, ये हमने पढ़ी लिया, द डिमांड फॉर अ गुड moves in the opposite direction of its price, but the impact of the price change is always not the same. Price elasticity क्या होता है? It is the measure of responsiveness of the demand for a good to change in its price, के किस तरीके क्या रिस्पॉन्स आएगा डिमांड में अगर आपकी प्राइस चेंज होती है। ठीक है, परसेंटेज, इट विल टॉक अबाउट क्या 1% के इंक्रीज होने से 10% डिक्रीज होगा, या 10% के इंक्रीज होने से 5% डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा और एक्सेट्रा क्या होगा वो हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। इसको और सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी बेसिकली डिफाइंस द परसेंटेज चेंज in demand. It is defined divided by the percentage change in its price. मतलब ED क्या होता है? ED एक बार नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो E सब में कैसे पढ़ा जाता है? तो अगर हम बात करें ED मतलब बच्चों होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या आता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब अगर हम समझते, चलो हम कहते हैं कि पहले प्राइस था लेट से 10 और डिमांड था 20, बट अब क्या हुआ? प्राइस घट के 5 रह गया और डिमांड कितनी हो गई? डिमांड हो गई लेट से 40। तो क्या हुआ? प्राइस में चेंज कितने परसेंटेज का है? कितने परसेंट का हुआ? 100% का डिडक्शन हो गया, डबल हुआ ना। ठीक है, और क्वांटिटी में कितने चेंज का हो गया? 20 का 40 हो गया एकदम। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे तुम? 5 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100। एक सेकेंड सॉरी, इसको अभी साइड में रखते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे आप देखो, तो पहले क्या प्राइस था? पहले प्राइस था 10, अब वो घट के हो गया 5। ठीक है, चेंज कितना आया? 5 का चेंज आ गया। और सिमिलरली अगर हम डिमांड की बात करें 20, अब वो बढ़ के 40 हो गया, तो प्लस कितना होगा? 20। तो ये जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? इस रेशियो को हम क्या कहेंगे? इनको परसेंटेज में कर दो, तो ये रिस्पॉन्स में क्या होगा? ये होगा ED इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? और देखा जाए मैं सही करा था वो, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने परसेंट से चेंज हो रहा है? तो ये हुआ 5 अपॉन 10 इंटू 100। अगर हम कैंसिल करें तो 50% चेंज हुआ प्राइस में। और डिमांड में कितना इंक्रीज हो गया? डिमांड में अगर हम बात करें तो 20 माइनस 40 अपॉन 20 इंटू 100 हो गया 20 अपॉन 100%। तो ED इसका क्या बनेगा? ED बनेगा 100 अपॉन 50। आंसर इज 2। बताओ, क्या ये क्लियर हुआ सबको? आई होप अभी क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं हुआ आईडी बता दिए, blogger@24/7.com। बट आसान है। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या मेजर करता है? इलास्टिसिटी बेसिकली मेजर कर रहा है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यार ज्यादातर डिमांड कर्व हमने क्या देखे हैं? डिमांड कर्व क्या होते हैं? डिमांड कर्व होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, जहां पे P होता है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे क्या होता है? होता है क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी जो है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, हम पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी जो है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की तो क्या होगा? देखो, कहीं कहीं सिचुएशन क्या होगी जो इलास्टिसिटी है। अब ED क्या है? ED एक फ्रैक्शन है। ED फ्रैक्शन का मतलब कैसे हुआ भाई? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखा जाए तो फ्रैक्शन ही हुआ, एक नंबर ही हुआ। तो कहीं कहीं तो क्या होगा कि यार ED जो है कहीं ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ED कहीं इक्वल टू 1 हो सकता है, ED कहीं लेस देन 1 हो सकता है, या ED 0 हो सकता है, या ED
इंफिनिटी हो सकता है। यही केस होंगे, पक्का, कोई डाउट? तो अब हम वो सारे डिस्कस करेंगे, वो ये सारे हम केसेस डिस्कस करेंगे कि कब ईडी ग्रेटर देन 1 होगा, या जब ईडी ग्रेटर देन 1 होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं, इनइलास्टिक कहते हैं। यूनिटरी इलास्टिक कब होता है, परफेक्टली इलास्टिक कब होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एट सम प्राइसेस the percentage change in demand for a good is less than the percentage change in price, then ED is less than 1, it and the demand is said to be inelastic. तो बेसिकली ED जो है वो लेस देन 1, ऑब्वियसली एक फ्रैक्शन लेस देन 1 कब होगा, जब जो डिनोमिनेटर है वो कम होगा, जो न्यूमरेटर है कम होगा डिनोमिनेटर से। तो वही यहाँ पे केस यहाँ पे बताया गया है कि अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो लेस है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे बात करें ये 2 से चेंज हुआ बट ये 3 हो गया, तो ईडी क्या होगा, ईडी लेस देन 3 होगा ऑब्वियसली। क्यों, 2/3 अगर हम करें तो 0.66। ठीक है, क्लियर? ईडी इक्वल टू 1 कब होगा, अब खुद लगाओ, सिंपल मैथ से। ईडी इक्वल टू 1 कब होगा, जब जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब ईडी 1 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें अगर प्राइस में कुछ भी चेंज होता है तो उतना ही उसकी डिमांड में भी चेंज होता है। और ईडी लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट्स जिनकी अगर प्राइसिंग में ज्यादा चेंज हो रहा है तो उनकी डिमांड में उतना चेंज नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ नेसेसिटी गुड्स की बात कर ले, जैसे मिल्क की बात कर ले या पेट्रोल की बात कर ले। ठीक है, वो ऐसे गुड्स हैं अगर उनकी प्राइसिंग में थोड़ा सा चेंज है तो डिमांड में उतना चेंज नहीं होता, क्योंकि वो जरूरत वाली चीज है। और ईडी ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा प्राइस के चेंजेस में। यहाँ पे हम बात करते हैं लग्जरी की, अगर लग्जरी गुड्स के प्राइसेस थोड़े से भी कम होते हैं तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा, अगर वो ज्यादा महंगे हो जाते हैं तो लोग अवॉइड कर देते हैं। तो उन केसेस को हम क्या कहते हैं, वो होते हैं इलास्टिक गुड्स। बताओ, क्लियर हुआ? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कॉन्टिन्यूएशन वाली क्लास है, इकोनॉमिक्स है, आसान नहीं होगा, बट क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है, इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है कि कब कितना नंबर से कितने नंबर से कोई भी प्राइस और डिमांड का रेशियो जो है वो चेंज होता है। कौन से गुड्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, कि अगर मैं 1 रुपए का प्राइस कम करूं तो एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी, या कैसे कौन से वो गुड्स होते हैं जिसमें अगर मैं कितने भी परसेंटेज से प्राइस चेंज कर दूं मेरी डिमांड जो है वो उतनी ही इक्वल रहती है, एंड सो। क्लियर, पक्का? चलिए अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं। तो भाई परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन सीधा ये आएगा, व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब बच्चों क्या है, ईडी इक्वल्स 0। और ईडी इक्वल 0 का मतलब क्या होगा बच्चों, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, 0 है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस के चेंज होने, इंक्रीज और डिक्रीज होने पे क्वांटिटी में नो चेंज। तो ऑब्वियसली अगर ईडी का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो 0 अपॉन प्राइस में कुछ भी चेंज हो तो आंसर क्या होगा, 0। तो ये आपके सामने इसका डिमांड करवाएगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है तो डिमांड कर्व कैसे बनेगा, डीडी कर्व कैसे आएगा, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। बताइए, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? तो कोई पॉइंट है, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल इन रिस्पांस टू द गिवन प्राइस, देन इट इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है जी, क्लियर? नेक्स्ट वन, इनइलास्टिक का मतलब क्या है? इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा कि ज्यादा चेंज नहीं होगा। ज्यादा चेंज नहीं होगा का मतलब क्या हुआ यार, ईडी जो है वो लेस देन 1 रहेगा। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इट इज टर्म्ड एज इनइलास्टिक डिमांड। इसका मतलब क्या होता है, ईडी इज लेस देन 1, ज्यादातर नेसेसिटी वाले केस में। और आप देख भी सकते हो इसका, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसका जो कर्व है वो थोड़ा सा स्टीपर की तरफ है। तो अगर आप देखोगे
तो अगर मैं प्राइस इसमें चेंज भी करूंगा तो आप देख सकते हो प्राइस में इतना चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी में इतना चेंज नहीं हो रहा। देख रहे हैं, प्राइस में इतना चेंज हो गया बट क्वांटिटी में बहुत कम चेंज हुआ। तो दिस मींस दैट भाई ईडी क्या है, लेस देन 1 मतलब इनइलास्टिक है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक नाम से पता लगता है, इसका मतलब क्या है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है, ईडी जो है वो इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है यार, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ध्यान रखना भाई, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आता है फर्स्ट और इस तरीके से आएगा कि अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो बताओ डिमांड कर्व क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसका डिमांड कर्व होता है हमारा परफेक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद है बचपन में पढ़ते थे, मतलब इसके नीचे आप ऐसे करोगे शेड बन के आएगा, और आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परफेक्ट चेंज होगा। अगर आप इतने से चेंज करोगे तो डिमांड क्वांटिटी में इतने से चेंज होगा, उतने से चेंज होगा, उतने से चेंज होगा। तो ध्यान रखना, डिमांड कर्व जिसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका मतलब क्या है कि उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है। मतलब अगर आप कितने भी परसेंटेज से प्राइस से चेंज करोगे, डिमांड में भी उतने परसेंटेज से ही चेंज आएगा। इसलिए इसको हम ये भी कहते हैं, it is also known as the unitary elastic demand curve, the rectangular hyperbola curve। बताओ क्लियर हुआ? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूँ यार, बट इकोनॉमिक्स है, मैं आई कांट, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ आपको। ठीक है, और प्लीज मैं चाहूंगा आप इसे पहले वाली क्लास जरूर देखेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मोर देन यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है? मोर देन यूनिट इलास्टिक मतलब ईडी ग्रेटर देन 1, और ईडी ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यार ध्यान रखना है, ये ज्यादातर ना लग्जरियस गुड्स में देखा जाता है। जैसे आपको याद है जब अमेजोन सेल लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही सेल वो लगाते हैं तो क्या देखते हैं, एकदम से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, या दिवाली की टाइम पे जैसे ही सारे ऑफर्स आते हैं एकदम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो प्राइसिंग में थोड़ा सा भी कम करते हैं, डिमांड एकदम से शुरू हो जाती है। तो जहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा प्राइस के चेंज होने से, तो वो कहलाए जाते हैं मोर देन यूनिट इलास्टिक या इलास्टिक गुड्स, या सॉरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, क्लियर। और आप इसका देख सकते हो, इसका थोड़ा सा फ्लैटर कर्व रहेगा। और लास्ट में अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक में, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। नाउ कोई भी चीज इंफिनिटी कब आती है? जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। मतलब यहां पे कह रहा है यार, परसेंटेज चेंज इन डिमांड है बट नो चेंज इन प्राइस। ठीक है, या वेरी वेरी लेस चेंज इन प्राइस, मतलब 0.001% से अगर मैं प्राइस चेंज कर रहा हूं तो उसकी डिमांड एकदम 10% से क्या हो गई, वो चेंज हो गई। तो नीचे तो 0 आ गया, ऊपर लेट्स से 10% आ गया। तो बट जो नीचे अगर 0 आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली वो इन्फिनिटी बन जाएगा। और यही ध्यान रखना, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन अ स्मॉल चेंज इन इट्स प्राइस रिजल्ट्स इन एन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और डिमांड कर्व यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताइए, ये आपका आ गया आपका डीडी का। बताओ क्लियर हुआ? एक बार पांचों दोबारा से देख लेते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक, पैरेलल टू प्राइस लाइन, ठीक है। देन दिस विल बी थोड़ा सा स्टीपर क्योंकि ईडी लेस देन 1 है, ईडी इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, थोड़ा सा फ्लैटर कर्व, ईडी ग्रेटर देन 1, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू डिमांड एक्सिस, ये होगा आपका क्या? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अब जो भी हमने पढ़ा इसको सम अप कर लेते हैं। इसको सम अप कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे जैसे हमने क्लियरली पढ़ा। अगर आप यहां देखोगे, अब यहां पे अगर इस पॉइंट पे आ गए तो यहां प्राइस तो चेंज हो नहीं रहा, ठीक है, डिमांड चेंज हो रही है। अगर मैं इस पे इस वाले पॉइंट पे हूं तो प्राइस चेंज नहीं होगा, डिमांड चेंज होगी, तो ईडी ग्रेटर देन 1। जब मैं एकदम मिडिल में आऊंगा, मिडिल आने का मतलब क्या है यार, कि जब मेरा यहाँ पे भी चेंज यहाँ पे भी चेंज क्या इक्वल है, तो ईडी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, मतलब अब क्या है, अब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में चेंज होता रहे, तो ईडी 0, और ये लेस ग्रेटर देन 1, ये लेस। तो बेसिकली ये क्या है, ये लीनियर डिमांड कर्व में ईडी की पोजीशन
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से कैसे रहेगा वो ही हमने यहाँ पे प्रेजेंट करा है। यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 और बीच में एकदम क्या आएगा, ईडी इक्वल टू 1। और अगर हम देखोगे थोड़ा सा, अगर आप नीचे की तरफ जाओगे ईडी लेस देन 1, और थोड़ा सा अगर आप स्टीपर जाओगे तो ईडी ग्रेटर देन। बताइए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट? यू कैन इग्नोर दिस क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, आपको वैसे नहीं समझना। आप सिर्फ इसको आप इसी तरीके से आप समझो, ईडी 1, ईडी इन्फिनिटी, ईडी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, और ईडी 0। इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। बताइए सम अप क्लियर हुआ सबको? पक्का? ठीक है, आज ये हम ये वाला चैप्टर तो हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें बेसिक जो हमने सारे कवर कर लिए। चलिए अब हम आते हैं इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर पे। अब एक और टर्म आपके सामने है यार, एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? एक्सपेंडिचर क्या होता है बताओ? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। और खर्चा कैसे निकाला जाएगा? खुद सोचो, खर्चा एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जाएगा कि कितने प्राइस पे मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी, वो मेरा क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब अगर 5 रुपए थे और मैंने 10 क्वांटिटी खरीदी तो 50 रुपए का मेरा क्या हुआ, खर्चा। तो ये होता है एक्सपेंडिचर। तो द एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड इज इक्वल टू द डिमांड फॉर द गुड टाइम्स इट्स प्राइस। ठीक है, और ये हमें पता ही है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्सली रिलेशन होता है। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि अगर जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर मेरे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो बढ़ता है या घटता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस, तो वो किस बेसिस पे घटेगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली वो चेंजेस और किस केस पे बढ़ेगा? इलास्टिसिटी। कि जितना ज्यादा इलास्टिक होगा प्रोडक्ट उतना मेरा एक्सपेंडिचर चेंज होगा, और जितना ज्यादा इनइलास्टिक होगा उतना मेरा एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। तो वही हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ते हैं एक बार। whenever the expenditure of the good goes up or down as a result of the increase in price depends upon how response the demand for a good is to the price। जिसका मतलब वो कह रहे हैं कि यार एक्सपेंडिचर का जो चेंज है वो अगर बढ़ेगा या घटेगा बिकॉज ऑफ द प्राइस, मतलब वो ये देखना चाह रहे हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो या बढ़ता है, टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, या टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज होगा। अब खुद बताओ नो चेंज कब होगा? नो चेंज कब होगा? जब मेरा ईडी क्या होगा? ईडी इक्वल टू 1 होगा। यही हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है। अब जैसे यहीं पे हम आ गए, अब हम इसी थ्योरी पर आते हैं, इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर की। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया कि if the percentage decline in the quantity is equal to the percentage increase in the price। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा, अगर ED equals 1 है तो मेरा expenditure of the good, my total expenditure will not change। इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस इंक्रीज होगा और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और मेरा टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज, देयर इज नो चेंज, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? तो इसका मतलब क्या है यार? वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 1 है। मतलब तो बेसिकली इससे हम समझना क्या चाह रहे हैं? आप लोग ये सोच रहे होगे, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन बच्चों आपसे यही पूछता है कि अगर प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होता तो इसका मतलब वो क्या है? वो कौन से गुड्स हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है जहां पे ईडी जो है वो 1 रहता है। बट दूसरे केसेस में कंसिडर देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइस, तो आपको पता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। नाउ इफ द परसेंटेज डिक्लाइन इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? अगर ईडी मेरा ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वजह से क्या होगा? मेरा टोटल एक्सपेंडिचर विल गो डाउन। ऑब्वियसली क्योंकि अगर 10% से मेरा प्राइस चेंज हुआ है, मैंने 20% से अपनी डिमांड चेंज कर ली, तो मेरा खर्चा क्या था? मेरा खर्चा क्या हुआ? कम हो गया, क्योंकि चीजें महंगी हो गई, तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा।
और ऑन द अदर हैंड अगर परसेंटेज डिक्लाइन इन क्वांटिटी, अगर ईडी लेस देन 1 है तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि वो, और ये बेसिकली देखो आप खुद सोचो, अगर आपकी नेसेसिटी है, जैसे इसको हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं यार, अगर मिल्क की जो है वो अगर प्राइस बढ़ भी जाए, तो क्या होगा यार, आपकी क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी ना। आप अगर 2 लीटर ले रहे थे आप 2 लीटर ही लोगे, बट आपका क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा। वही हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, वही यहाँ पे रिलेशन है इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर का, कि यूनिटरी इलास्टिक में टोटल अगर प्राइस चेंज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं होता। अगर इन इलास्टिक है, प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ेगा, और अगर घटता है तो घटेगा क्योंकि मेरी डिमांड उतनी ही रहेगी। और अगर मैं बात करूं, अगर मेरा प्राइस, अगर मेरा इलास्टिक डिमांड है तो वहां पे अगर प्राइस बढ़ते हैं तो मेरी डिमांड कम होगी, मेरा खर्चा कम होगा, और अगर वाइसा वर्सा होते हैं तो फिर वाइसा वर्सा होगा, मतलब उसका ऑपोजिट। बताइए क्या ये पॉइंट बच्चों क्लियर हुआ? डिफिकल्ट है अगेन, सेकेंड लेक्चर यार थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है, बट ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। समझना है, ध्यान रखना है, समझना है। और नहीं आता, मैं आईडी आप लोग को बता चुका हूँ, आईडी आपके पास है, आप हमें मेल कर सकते हैं, blogger@247.com पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब बस एंड ही हो गया है, ज्यादा रह नहीं गया। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा यार, अभी हमने पढ़ा ईडी इक्वल टू 1 है तो प्राइस के चेंज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। अगर ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है और ईडी अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, और अगर यहाँ पे मेरा प्राइस इंक्रीज होता है तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज होगा। बेसिकली अभी हमने ये स्टडी करा है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है। जैसे अभी हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, वैसे ही इनकम इलास्टिसिटी होता है। तो इनकम इलास्टिसिटी जैसे नाम से पता लग रहा है, इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अगर मेरी कीमतों में कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो इसको मैं बोलूंगा EY। इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये रिलेशन देखना चाह रहा हूं कि अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी डिमांड कितनी बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी, वो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिवनेस होता है आपका इनकम इलास्टिसिटी। तो इट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंजेस कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर्स इनकम्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, नाउ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है बच्चों, ये है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। याद है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेसिकली क्या मतलब है कि मैं यहां पे ये देखना चाह रहा हूं, सी दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड प्राइस फॉर वाई। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या देखना चाहूंगा, मैं ये देखना चाहूंगा कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती या घटती है तो गाड़ियों की डिमांड में क्या चेंज आएगा, कितने से चेंज आएगा, या अगर पेप्सी की जो प्राइस है वो घटती है तो कोक की डिमांड में क्या चेंज आएगा। जहां पे हम बात करें वी वांट टू नो कि अपने रिलेटिव गुड से, अपने रिलेटेड गुड से प्राइस और डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं अगर उसकी प्राइस में चेंज हो। यही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ डिमांड to a change in prices of the related commodities, it could be substitutes or it could be complementary, is called cross elasticity of demand, and it is the responsiveness कि बताता है कितने से चेंज होगा for demand of commodity X to demand of commodity Y। बताओ जी, क्या पॉइंट सबको क्लियर हुआ? तो यार ये है आज का सेशन। ठीक है, अब देखा जाए डिमांड में और मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, इट्स मोर देन सफिशिएंट। मैक्सिमम हम और हमारे पेड बैचेस में भी कवर करें, बट ये एक सेल्फ सफिशिएंट है जो आपको हमने कवर करा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिमांड से जल्दी से पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले मैंने क्लास यहीं से शुरू करी थी, तो कुछ हाइलाइट्स है, समझते हैं एक बार। तो कंज्यूमर का जो एक डिमांड कर्व होता है, तो आपको भी पता लग गया डिमांड कर्व क्या बताता है कि कंज्यूमर जो है कितना डिमांड, कितना प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस, जब हम कह रहे हैं कि उसकी इनकम और उसके टेस्ट में कोई बदलाव नहीं हो रहा। दूसरा, डिमांड कर्व क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नाउ इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये हमने पढ़ा भी था, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड के केस में अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, और अगर मेरी इनकम घटती है तो मेरी डिमांड घटेगी। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वही हमने बोला है, द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम और डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम। पढ़ा है हमने। इंफीरियर में उल्टा होता है। इंफीरियर में क्या होता है कि अगर मेरी जो इनकम है वो बढ़ रही है तो मेरी डिमांड घटेगी, और अगर मेरी इनकम घट रही है तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे बेसिकली हमने एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं लोकल मार्केट से लूं, बट अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं प्रेफर करूंगा मैं मॉल से शॉपिंग करूं। तो यही हुआ, तो जब मेरे पास 100 रुपए थे तो मैंने लोकल मार्केट से करी, बट जब मेरे पास 1000 रुपए हो गए तो मैंने लोकल मार्केट की डिमांड हटा दी, कम हो गई, और मैं चला गया टू द अदर मार्केट। इसके अलावा बच्चों कभी कभी मार्केट डिमांड का पूछ लेता है, तो बेसिकली मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, जब हम सारे शॉप्स का सारी मार्केट का डिमांड जो है वो कंसोलिडेट कर ले, जितने भी लोग हैं जब हम उन सबका कंसोलिडेट कर ले इन द मार्केट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस, तो उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। इसके अलावा ये आज के हमने सेशन में बताया प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज इन डिमांड बताता है फॉर द गुड्स डिवाइडेड बाय द परसेंटेज इन प्राइस, प्योर नंबर होता है। और हमने फिर लास्ट में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स आर वेरी क्लोज। बताइए बच्चों, क्या ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? आज की सेशन हो देखो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, समझ सकता हूँ, बट इंपॉर्टेंट है यार, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, ठीक है। तो दिस वाज योर होस्ट एंड दोस्त गोपाल आनंद। अगर आपको और कोई डाउट है तो भाई प्लीज, ये है हमारी मेल आईडी, आप हमें प्लीज कांटेक्ट करेगा। मेरी मेल आईडी है gopal.anand@24/7.com या blogger@24/7.com। मैं इस पे भी अवेलेबल रहता हूँ। ये हमारे 2 सेशन में डिमांड खत्म। नेक्स्ट वीक में लेकर आऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इनकम, और साथ ही साथ भाई हमारे नए बैचेस हैं, नया बैच शुरू हो चुका है, सिर्फ 2 ही क्लास हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय द बेस्ट टीम फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, फोकस सिर्फ एक सिलेक्शन है। 30% तक का ऑफ आपको मिल सकता है अगर आप हमारी ऐप से खरीदे। कोड आपको यूज करना है सक्सेस। नया बैच शुरू हो चुका है, 2 ही दिन की क्लासेस हुई है, प्लीज ज्वाइन करें, अभी डिले ना करें। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज खरीदे, प्राइम टेस्ट सीरीज है, टेस्ट भी है, ई बुक्स भी है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, और विजिट करिए adda247.com, हमारी नई वेबसाइट पे, वहां पे आप इस बैच की हाइलाइट्स और डिटेल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज यार नए बैचेस हैं अभी ज्वाइन कर लीजिए, और प्लीज ये सेशन को अच्छा लगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और प्लीज अपना फीडबैक जरूर बताएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।